जब गांधी यह कहते हैं कि मशीन की झपट लगने से हिंदुस्तान पामाल हो गया है और मैनचेस्टर ने हिंदुस्तान की कारीगरी को खत्म कर दी है, तो हमें यह विचार करना होगा कि क्या गांधी संपूर्ण रूप से मशीन के खिलाफ थे। चरखा भी तो मशीन है, उनके यहाँ उस समय टेलीफोन लगा था, वह भी तो मशीन है। गांधी किस तरह के मशीन के खिलाफ थे, इस पर विचार करते हुए हम गांधी के मशीन संबंधी विचार को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन भारत में जो कारीगरी थी, भारत जिस प्रकार आत्मनिर्भर था, आत्मनिर्भर भारत को तोड़ने में मशीन, खास करके जो कपड़े के मिल मैनचेस्टर के द्वारा जो कपड़े अत्याचार पूर्वक भारत में बेचे गए, हमें उपभोक्ता बनाया गया और भारत को बाजार बनाया गया, उस कारण मशीन का विरोध गांधी ने किया है। लेकिन ये भी कहते हैं कि हमने कपड़ा पहना तभी ना उन्होंने बनाया। गांधी ये भी मानते हैं कि मशीन ने यूरोप को भी उजाड़ा है। उजाड़ने की प्रक्रिया यूरोप में मशीन के द्वारा शुरू हो चुकी है, वहां की हवा हिंदुस्तान में भी बह रही है। यह मशीन यंत्र आज के सभ्यता की निशानी है, जो महापाप है। बंबई में जो मिलें स्थापित की गई हैं, उन्होंने वहां के मजदूरों को गुलाम की स्थिति में जीने के लिए मजबूर कर दिया है। कहते हैं कि जब मिलें नहीं थी तो लोग कैसे रहते थे? औरतें क्या भूखे मरती थी? साफ कहते हैं कि हिंदुस्तान में मिलें कायम करें, इससे अच्छा है कि उसका सारा कपड़ा ही काम में लें। इससे सिर्फ हमारा पैसा ही जाएगा। अगर हमने हिंदुस्तान में मैनचेस्टर कायम किया तो पैसा हिंदुस्तान में तो रहेगा, लेकिन वह पैसा हमारा खून चूसेगा, क्योंकि वह हमारी नीति को बिल्कुल खत्म कर देगा। यानी हम कपड़ा अगर नहीं रह सकते हैं तो कपड़ा पहने, लेकिन हिंदुस्तान में कल कारखाना का जमावड़ा खड़ा नहीं करें, वह हमें अनैति की ओर ले जाएगा। क्या कहते हैं? गरीब हिंदुस्तान तो गुलामी से छूट सकेगा, लेकिन अनीति से पैसा बना हुआ हिंदुस्तान गुलामी से कभी नहीं छूटेगा। इस बात पर गांधी दुख प्रकट करते हैं कि देवताओं की मूर्तियां भी जर्मनी के यंत्र से बनकर आती। दिया सलाई हम नहीं बना पाते, आलपीन हम बना नहीं पाते, झाड़ फुनूस भी हम बाहर से मंगाते हैं। झाड़ फुनूस में तो आग लगा दिया जाना चाहिए। जब यंत्र नहीं था तो भारत क्या करता था? बड़े लोगों ने, अमीर घरानों ने, अमीर लोगों ने ऐसी प्रवृत्ति पैदा की है। अगर बड़े लोग, जो तथाकथित बड़े लोग हैं, वे अपनी आदत को सुधारेंगे तो छोटे लोग भी वही करेंगे। क्योंकि यंत्र जो है वह सांप का बिल है, जिसमें एक नहीं सैकड़ों सांप होते हैं। जहां यंत्र होगा वहां शहर होगा, जहां शहर होगा वहां रेलगाड़ियां, ट्राम होंगी, बिजली की वहां जरूरत होगी। इसलिए
भगवान ने शरीर की बनावट ऐसी बनाई है कि शरीर एक हद में रहे। अक्ल तो भगवान को पहचानने के लिए हमको दी गई थी, पर वह भगवान को, उसका उपयोग हम भगवान को भूलने के लिए लगा रहे हैं। तूफानी साधन रेल आदि का उपयोग करके हम भगवान को ही तो भूल रहे हैं। शहरों के निर्माण से तंदुरुस्ती हमारी गिरी है। कहते हैं कि विचारों का प्रचार भी तो यंत्र से ही, छपाई खाने से ही हो रहा है। जहर की दवा जहर है। इस प्रकार अंग्रेजी में एक शब्द है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का, समुचित तकनीक का। यह समुचित तकनीक के क्या आधार होंगे, इसके आधार पर यंत्रों की मर्यादा को हम निर्धारित कर सकते हैं। यही गांधी इसी की ओर इशारा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान जब आजाद होगा, आजाद हिंदुस्तान में की कैसी तस्वीर होगी। अगर आप अंग्रेजों के समय, साम्राज्यवादी शासन के समय के इतिहास को, आर्थिक इतिहास को पलट कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंग्रेजों के आने के पहले भारत की कारीगरी किस तरह की थी। ऐसा कोई भी चीज नहीं था, ऐसी आवश्यकता की हर चीज हिंदुस्तान खुद बनाता था, उसे आयात करने की जरूरत नहीं होती थी। जबकि वह कपड़ा सहित मसाले आदि कई चीजों का निर्यात करता था, इसलिए संसार भर के संसाधन उसके यहाँ, माने भारत में, हिंदुस्तान में आते रहे थे। भारत की समृद्धि का एकमात्र कारण यही रहा। कारीगर अपने स्वाश्रयी जीवन पर, स्वाश्रयी जीवन था उनका, इस तरह परिश्रम और कृषि और कृषि आधारित उद्योग की एक समुन्नत व्यवस्था भारत में रही है। अब हम हिंद स्वराज के ही एक दूसरे प्रकरण पर आपसे चर्चा करेंगे। वह एक महत्वपूर्ण प्रकरण है, क्योंकि रचनात्मक कार्यक्रम में जहां गांधी ने 18 सूत्री जो रचनात्मक कार्यक्रम दिया है, उसमें आर्थिक कार्यक्रम है, आर्थिक समानता का है, कुटीर उद्योग का है, ग्रामोद्योग का है, खादी है। इसके अलावा जो सामाजिक संदर्भ दिए गए हैं, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है हिंदू और मुसलमानों के बीच के संबंध। यह प्रश्न किया जाता है गांधी से कि मुसलमानों के आने से हमारा एक राष्ट्र रहा या नहीं रहा, या मिट गया। गांधी कहते हैं कि हिंदुस्तान में कितने ही धर्म के लोग रहें, यह एक राष्ट्र मिटने वाला नहीं है। नए लोग प्रजा को तोड़ नहीं सकते, वे तो घुल मिल जाते हैं। दूसरे को समाहित करने, समावेशित करने का गुण हिंदुस्तान में है। तो जितना आदमी उतना धर्म। शर्त यह है कि एक राष्ट्र में रहने वाले दूसरे के धर्म में दखल नहीं दें, तभी समझा जाना चाहिए कि हम एक राष्ट्र होने के काबिल हैं, लायक हैं। अगर यह हिंदू मानता है कि सारा हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है, तो यह उनका निरा सपना है। उसी तरह मुसलमान अगर यह माने कि यहां पर सिर्फ उसी को रहना चाहिए, तो यह भी सपना ही समझा जाना चाहिए।
हम दोनों ही, बल्कि दोनों ही नहीं, जितने धर्मावलंबी इस भौगोलिक सीमा में, जिसे हम देश कहते हैं, इस देश में जो राष्ट्र है वह एक है और हम सभी एक देशी हैं, एक मुल्की हैं, देश भाई हैं। हमें एक दूसरे के स्वार्थ के लिए भी एक रहना चाहिए। दुनिया में कहीं भी एक धर्म का अर्थ एक राष्ट्र नहीं किया गया है और भारत में तो ऐसा कभी था ही नहीं। लेकिन दोनों ही के दुश्मनों ने कट्टर बैर खोज निकाला है। दोनों एक दूसरे के बादशाहत में रहते आए हैं। हिंदू मुसलमान बादशाह के और मुसलमान हिंदू बादशाह के मातहत रहे हैं। राजाओं के झगड़े हुए हैं, लेकिन फिर से जो झगड़ा शुरू कराया वह अंग्रेजों ने शुरू करवाया है। कुछ ऐसी कहावतें गढ़ ली गई हैं जो उस समय तो नुकसानदेह थी ही, बराबर नुकसानदेह रहेंगी, मियां और महादेव की नहीं बनती। ऐसी कहावतें, इसी तरह की कहावतें। क्या हम नहीं जानते कि बहुत से हिंदू मुसलमान के बाप दादा एक थे? हमारा खून एक है। धर्म बदलने से क्या हम एक दूसरे के दुश्मन हो गए? धर्म है आखिर क्या? धर्म तो अलग अलग रास्ते हैं। वैष्णव और शैव में, बुद्ध, जैन, सिख आदि कई धर्म भारत में हैं, तो क्या हम एक राष्ट्र नहीं है? हिंदुओं में भी मूर्ति पूजक भी हैं और एक वर्ग ऐसा भी है जो मूर्ति को में विश्वास नहीं करता है। शर्त यह है कि हम बैर भाव नहीं रखें और जबरदस्ती नहीं करें। गोरक्षा का सवाल काफी महत्वपूर्ण रूप से उठाया गया, लेकिन यह सांप्रदायिकता का सवाल नहीं है, यह भारत की अर्थव्यवस्था का सवाल है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। गांधी कहते हैं हम तो गाय और मनुष्य दोनों को पूजते हैं। क्या गाय को बचाने के लिए मुसलमान से लड़ूंगा? क्या गाय को बचाने के लिए उसे मारूंगा? हमें तो भारत के खातिर, देश के खातिर गाय को बचाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर उस प्रार्थना पर भी ना माने तो मरने देना चाहिए, और अगर हमको अत्यंत दया आती है तो अपनी जान दे देनी चाहिए। यही धार्मिक कानून है। वाद विवाद में नम्रता बरती जाए। गांधी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब हमने जिद की तो गोकुशी बढ़ी। गो रक्षा प्रचारणी सभा, गोवध प्रचारणी सभा मानी जानी चाहिए, क्योंकि गो रक्षा के प्रचार की जरूरत क्यों पड़ी? जब गोकुशी बढ़ी तो गो रक्षा के प्रचार की जरूरत पड़ी और गो रक्षा का जिद हमारे अंदर बैठा दिया गया और दुश्मनी का एक सिंबल इसको बना दिया गया। इसीलिए कहते हैं कि जब हमने गाय की रक्षा करना छोड़ दिया तब ऐसी सभा की जरूरत हुई। हिंदू क्या करते हैं गाय के साथ? गाय के बछड़ों के साथ खेती के समय पैना लेकर के और साटा लेकर के उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। जो उनके हिस्से का दूध है वह हम पी जाते हैं। अगर हिंदू यह कहते हैं कि हिंदू अहिंसक हैं, तो अहिंसक बर्ताव क्या सिखाता है? अहिंसा का धर्म क्या है? और फिर यह हम क्या मानते हैं कि सभी हिंदू अहिंसक हैं?
कोई भी अहिंसक नहीं है। कई हिंदू मांस खाते हैं। यह स्वार्थी धार्मिक शिक्षकों ने सिखाया है और बाकी कमी अंग्रेजों ने पूरी कर दी। हम अंग्रेजों के इतिहास पर भरोसा करते हैं। ऐसी कुरान में बहुत सी आयतें हैं जिससे हिंदुओं को कोई आपत्ति नहीं होगी, और भगवत गीता भी कुरान शरीफ के आयतों में वर्णित उन उपदेशों को अपने अंदर समाहित किया हुआ आपको लगेगा। अगर हम दो में से एक भी झगड़ा करना नहीं चाहे तो दूसरा झगड़ेगा कैसे? हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने धर्म से चिपके रहें। हम अपने बीच शास्त्रियों को और मुल्लाओं को नहीं आने दें, तो झगड़े का मुंह हमेशा के लिए काला हो जाएगा। अगर हम कच्चे दिल के होंगे तो तीसरा आएगा। इसमें अंग्रेजों का क्या कसूर है? कच्चे घड़े का उदाहरण लीजिए। कच्चे घड़े में कंकड़ फेंकिए, एक बार में नहीं फूटेगा, दूसरे बार में फूटेगा। इसलिए होशियारी यही है कि पक्का बनाया जाए घड़े को, पक्के दिल के हम बने। हिंदुओं से यह अपेक्षा गांधी करते हैं कि वे पढ़े लिखे अधिक हैं, वे संख्या में अधिक हैं, वे पक्के दिल के बन सकते हैं। हमें क्यों चिढ़ होनी चाहिए कि लॉर्ड मार्ले से कुछ हक मांग रहे हैं मुसलमान, तो हम उसका क्यों विरोध करते हैं? अंग्रेजों के द्वारा जो बनाई गई अदालतें हैं, अगर उसमें जाए ही नहीं और हमको जब इस तरह जोश आता है तो हम गलत काम करने लगते हैं।